चलिए, सो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है, फिर ये देखना है क्वेश्चंस नेगेटिव पूछा है कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, आखिर क्वेश्चंस पूछा है तो किस बेसिस से पूछा है। ठीक है ना, एक मिनट थोड़ा रुको, ब्राइटनेस को ज़्यादा ही रुक के, फिर आपको सही से भी नहीं दिखाई देता। जी हाँ, आप सही है, क्वेश्चंस आपको सही दिख रहे हैं ना, बिल्कुल ओके। मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, ये बताना है। तो छात्रों की तैयारी का स्तर क्या है, क्या इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखो, छात्रों की तैयारी का स्तर क्या है। मानो कि अगर आप यहाँ पे मैथ्स में भिन्न पढ़ाने वाले हैं, आज भिन्न का चैप्टर, तो भिन्न का चैप्टर तो आप तभी पढ़ाएंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को प्लस, जोड़ या फिर घटाना आता है कि नहीं आता है। ओके, चलो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मूल्यांकन की कौन सी विधि मुझे शिक्षा शास्त्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। मानो आप यहाँ पे बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, तो टेस्ट से आपको ये अनुभव होगा कि बच्चे कितना याद करते हैं, बच्चे कितना पढ़ पाते हैं, कितना याद कर पाते हैं, टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं, किस तरह यहाँ पर बच्चे टेस्ट दे पाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी बेस्ट होगा मूल्यांकन की योजना बनाते समय। अलग अलग छात्रों के सीखने की अवस्था के बारे में पता लगाने के विभिन्न तरीके क्या है। ओके, मानो हम यहाँ पे बात करें 3 स्टूडेंट्स की, एक यहाँ पे स्टूडेंट्स है रमेश जो है मैथ्स को बहुत फास्ट सीखता है। यहीं पे सीता रमेश से थोड़ा स्लो सीखती है, लेकिन एक बच्चा यहाँ पर है क्या, सोनू बहुत धीमे से सीखता है। तो अब आपको अलग अलग छात्रों के, अभी देखो यहाँ पे 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे मैंने बताया कि एक बच्चा बहुत फास्ट सीखता है, एक बच्चा कम सीखता है, जबकि सोनू है वो तो बिल्कुल ही बहुत ही धीमे सीखता है। तो अब आपको सोनू को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना यहाँ पे कि भैया उसे कैसे सिखाना है। ओके, सो इस वजह से हमें, अब बच्चे अलग अलग हैं तो हमें भी तो डिफरेंट यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता को लेके चलना होगा। अब क्या नहीं होना चाहिए, तो सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि मैं छात्रों का नामीकरण और क्या करूं, पृथकीकरण कैसे कर सकता हूं। मानो आपने टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टॉप करे, जो है किसी बच्चों ने टॉप किया है, अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन यहीं पर कुछ जो है स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं कि उन्होंने टेस्ट दिया है लेकिन मार्क्स बहुत कम आए हैं, बहुत ही कम आए हैं, तो आप उन्हें सभी बच्चों के सामने ये नहीं कहोगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होगा, चलो यहाँ से, चलो वहाँ पे बैठो जाके, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये अगर आप इस तरह के नेगेटिव टैग वर्ड्स उन्हें दोगे तो बच्चा क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूट जाएगा। तो इसलिए ये हमें नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बहुत बेस्ट है। ओके, देखो, और सेकंड जो क्वेश्चन है वो कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले कथन पढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठ्यचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। यदि पाठ्यचर्या में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ग्रेट यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन कथन, यहाँ पे अगर हम एसोसिएशन की बात करते हैं, एक समावेशी कक्षा, समावेशी का मतलब समझो, समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है। तो समावेशी का मतलब होता है कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रोवाइड कराना, चाहे वो बच्चा गरीब है, अमीर है, या फिर यहाँ पे उसकी मंदबुद्धि है, या फिर वो बहुत ही विशिष्ट बच्चा है, या फिर प्रतिभाशाली बच्चा है, या फिर विकलांग बच्चा है, सभी बच्चे एक ही क्लास में एक ही टीचर्स के बेसिस पर पढ़ेंगे। ओके, तो ये कह रहे हैं कि किसी भी बच्चे के लिए पाठ्यचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी बच्चे के लिए पाठ्यचर्या में, मानो 3 बच्चे हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें रमेश जो कि बहुत जल्दी सीख लेता है। ओके, यहीं पे एक मोहन है, मोहन जो कि रमेश से थोड़ा धीरे सीखता है, लेकिन यहीं पर सोनू, उसका एग्जाम्पल दें तो बहुत धीमे से सीखता है, बहुत जो है आराम से सीखता है। तो हमें उसका भी तो समावेश करना है, उसको भी तो ध्यान में रखना है। ओके, वही फिर कह रहे, देखो अगर आप पढ़ाते वक्त बच्चों को लचीलापन प्राप्त जो है यहाँ पे कराओगे, यानी कि बच्चों की गतिविधि को देखते हुए, उनकी रुचि को देखते हुए, उनकी क्षमता को देखते हुए शिक्षा प्रोवाइड कराओगे, तो इससे बेस्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह पढ़ाएंगे तो बच्चे ढंग से नहीं सीखेंगे, इसलिए ये भी रॉन्ग हुआ। सो ऑप्शन डी यहाँ पर ए और आर दोनों ही क्या है, रॉन्ग है। ओके, चलिए
नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा को किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करता है। तो समावेशी शिक्षा किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करती है। समावेशी शिक्षा का मतलब अभी मैंने आपको बताया है, क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आंसर्स, ठीक है। तो देखो भैया, समावेशी शिक्षा का मतलब अभी मैंने आपको बताया है। समावेशी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर चाहे बच्चा गरीब है, अमीर है, कैसा भी है, मंद बुद्धि, उसका IQ लेवल कैसा भी है, हम उसे सभी बच्चों के साथ शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। चाहे बच्चा विकलांग है, दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित है, ओके, या फिर व्हील चेयर से चलता है, तो हम सभी बच्चों को इक्वलिटी रूप से शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलो, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनन्य स्कूलों का प्रावधान। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरत को देखो, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो आप उन्हें दूसरा स्कूल देंगे कि आप यहाँ पे नहीं यहाँ पे पढ़ो, तो ये गलत है। केवल लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। केवल और केवल आप लड़कियों को ही ग्रो करे हुए हो भैया, अगर लड़कों को आप नहीं पढ़ाएंगे तो वो कैसे घर चलाएंगे, आगे व्यवसाय कैसे लेंगे, बताइए। तो ये भी यहाँ पे ये तो बिल्कुल ही ख़त्म ऑप्शन है, ठीक है ना। बात करते हैं जिसमें केवल दिव्यांग बच्चे शामिल हैं। नो, केवल और केवल दिव्यांग बच्चे नहीं, ओके, केवल और केवल दिव्यांग बच्चे नहीं, बल्कि सभी बच्चे क्या हो, शामिल हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है, ओके। कह रहे हैं कि जिसमें केवल, समावेशी शिक्षा में केवल और केवल दिव्यांग बच्चे ही यहाँ पे होने चाहिए, बाकी बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो ये भी क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। जबकि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि बच्चों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक या किसी प्रकार की अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को शामिल करना। यानी कि बच्चों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक या फिर किसी प्रकार की अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को शामिल करना। जैसा मैंने कहा कि बच्चा चाहे किसी भी क्षेत्र से आता है, किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, कहीं का भी रहने वाला है, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, ओके। सो आप डी ऑप्शन देख सकते हैं। मैंने कहा समावेशी शिक्षा का मतलब, तो बच्चों की शारीरिक, देखो बच्चे शरीर से, उनका फिजिकल कैसा भी है, देखने में भी कैसा है, गोरे हैं, काले हैं, पतले हैं, अमीर है, गरीब है, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर कैसी भी उनकी भाषा है, कैसी भी उनकी नॉलेज है, कैसी भी उनकी सोसाइटी है, कैसी भी उनकी लैंग्वेज है, ओके, किसी भी प्रकार की अलग स्थिति है, लेकिन बच्चों को आपको उनके बावजूद भी सभी बच्चों को एक ही कक्षा में शामिल करना है, ओके। सो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शंस क्या होगा, राइट होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट है। देखो 4 क्वेश्चंस क्या कहता है। एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है और वह बेचैन हो जाता है और स्थिर नहीं बैठ सकता है, तो यह विशेषताएं किस प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती है। एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है और वह बेचैन भी हो जाता है और स्थिर नहीं बैठ सकता, तो ये विशेषताएं किस प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती है। क्या ये जो है सौलीनता है, या फिर ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार है, या फिर पठन वैकल्य है, या फिर गतिक विकलांगता है। गतिक विकलांगता आपकी आएगी चलने फिरने से रिलेटेड, ठीक है ना। गति यानी कि सही से जो है नहीं चल पाता, इस तरह की एक्टिविटीज़ होगी। पठन वैकल्य आपका डिसलेक्सिया के बेसिस से आता है। डिसलेक्सिया यानी कि जब बच्चा लिखा हुआ नहीं सही से पढ़ पाता, ओके, वो आपका डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगा, जिसे हम पठन वैकल्य भी कहते हैं। यहीं पे सौलीनता, जब स्वयं हम अपने ही आप में विलीन है, किसी से बातचीत नहीं करते फालतू, ओके, वो आपका ऑटिज्म के अंतर्गत आएगा। लेकिन एक छात्र लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई फील करता है। मैं यहाँ पे आपको 3 बच्चों का एग्जाम्पल दूंगी। मानो यहाँ पे मोहन है, मोहन जो कि 20 या फिर 25-30 मिनट तक बैठकर बढ़िया अच्छे से पढ़ लेता है। फिर यहाँ पे सोहन है, सोहन जो कि 15 मिनट तक ठीक ठाक पढ़ लेता है, फिर थोड़ा चेयर से उठ जाता है, फिर से कोशिश करता है पढ़ने की। लेकिन अब यहाँ पे सोनू की बात करें, फिर से देखो सोनू की बात करें तो भैया सोनू की अगर हम बात करते हैं, पढ़ने बैठता है, 5 मिनट पढ़ता है, फिर बेचैन हो जाता है, फिर चेयर से उठ जाता है, फिर कभी पेन को ऐसे, पेंसिल को ऐसे यूं यूं घुमाता है, ओके, कभी इधर उधर देखता है, तो यानी कि वो लंबे समय तक ध्यान यहाँ पर अपना नहीं लगा पा रहा। तो इस तरह के बच्चों को ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार होने की संभावना है, यानी कि ADHD। और ADHD की फुल फॉर्म क्या होती है, अटेंशन डेफिसिट
हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, समझ आया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है स्क्रीन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5। प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिसका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है। कितना होता है? जिसका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है, उनको हम प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। को किसी भी शैक्षणिक संशोधन से लाभ नहीं मिलता, या फिर को उनकी रुचि के अनुसार जटिल कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, या फिर को अपने साथियों की तुलना में हमेशा उच्च भावनात्मक परिपक्वता द्वारा पहचाना जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की जो विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो प्रतिभाशाली बच्चे क्या किसी भी शैक्षणिक संशोधन से लाभ नहीं मिलता उनको? रॉन्ग है। प्रतिभाशाली बच्चे मैंने कहा जिसका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जैसा हम कहते हैं ना, जो आईएएस पीसीएस और ये बड़े बड़े एग्जाम्स निकालते हैं भैया, बड़ी बड़ी पोस्ट पे आते हैं, वो उनका लेवल, जी हाँ वही समझो, उसी का लेवल होता है गॉड गिफ्टेड जो है स्टूडेंट्स का, जो एमबीबीएस वगैरह बनते हैं। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं को कि उनकी रुचि के अनुसार जटिल कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं किया जाता है। क्या वो जटिल कार्य नहीं कर पाते? गलत है। क्या तुलना में हमेशा उच्च भावनात्मक परिपक्वता द्वारा वो पहचाने जा सकते हैं? नो, बल्कि डी ऑप्शन सही है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं सीखने की विशिष्ट ज़रूरतें उन्हें होती है, और क्लास में आपको बताए 30, 40, 45 बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप तो सभी बच्चों को देखते हुए पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो भैया आप जो है इन बच्चों को थोड़ा वो लेवल नहीं दे पाएंगे जो ये पढ़ना चाहते हैं। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि आपको तो पूरी क्लास लेके चलनी है। तो यहाँ पर इन बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान है, यानी कि आप इस तरह में इन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, और करते भी हो इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं प्रतिभाशाली। सबसे ज़्यादा सामान्य बुद्धि के या फिर मंदबुद्धि ओके इस तरह से होते हैं। 6 क्वेश्चन है, शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा गतिशीलता सहायक तकनीक का एग्जाम्पल है? व्हील चेयर, पहिया कुर्सी, बड़ी मुद्रित किताबें, शब्द सुझाव सॉफ्टवेयर, या फिर स्पर्श सामग्री। देखो, शारीरिक गति विकलांगता से जूझ रहा है बच्चा, तो शारीरिक गति विकलांगता, शारीरिक का मतलब क्या है? यानी कि किस, हमारा शारीरिक तो हमारा फिजिकल हुआ। अब गति का मतलब होता है चलना फिरना, तो इससे आप कैसे कि पैर से क्या है यहाँ पे विकलांग है। जी हाँ, अगर कोई बच्चा पैर से विकलांग है तो उसके लिए क्या चीज़ बेस्ट होगी? अगर बच्चा पैर से, मानो एक बच्चा है मोहन जो कि यहाँ पर पैर से विकलांग है, ओके, अब उसे भी बाहर मैदान में जो है बच्चों के साथ में जाना है, खेल का मज़ा लेना है, या फिर खेलना है, या फिर उसे अपनी क्लास में जाना है, तो कैसे जाएगा वो? व्हील चेयर, पहिया कुर्सी से। जी हाँ, ओके, अगर कोई बच्चा इस तरह का है तो व्हील चेयर, पहिया कुर्सी से वह अपने संपूर्ण कार्य करेगा। बड़ी मुद्रित किताबें, शब्द सुझाव सॉफ्टवेयर ये आएगा। डिसलेक्सिया, शब्द सुझाव, जो बच्चा पढ़ नहीं पाता है यहाँ पे, ओके, सो उसके लिए हम कैसा जो है कि लिखा कुछ और है, पढ़ कुछ और रहा है, उसके लिए शब्द सुझाव सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिससे सही से वो पढ़ पाए। स्पर्श सामग्री, यानी कि जो दृष्टि बाधित है, जो नहीं देख पाता है, तो उसे कुछ हम इस तरह की सामग्री जो है प्रोवाइड कराएंगे जिसे वो स्पर्श करके यहाँ पे ओके चीज़ें फील कर सके। जैसे कि ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल लिपि जो दृष्टि बाधित यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ही यूज़ की जाती है। फिर है बड़ी मुद्रित यहाँ पर किताबें, लार्ज पॉइंट्स बुक्स, ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओबियसली आपकी रहती है। शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए व्हील चेयर, पहिया कुर्सी सबसे बेस्ट तकनीक होगी आपकी, ओके। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को क्या देता है? बढ़ावा देता है। निम्न में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है? बहुत आसान या बहुत कठिन लक्ष्य चुनने की प्रवृत्ति है, लक्ष्यों की पूर्ति करने की खुद की संतुष्टि है, या फिर बाहरी क्या है कारक है, या फिर विफलता से बचने की क्या है अभिप्रेरणा है। तो इसमें से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को, कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है? अभिप्रेरणा, मोटिवेट, बहुत आसान या बहुत कठिन लक्ष्य चुनने की प्रवृत्ति, या फिर लक्ष्यों की पूर्ति करने की खुद की संतुष्टि। बाहरी कारक, देखो विफलता से बचने के लिए हम जो है कि हमें जो है फेल नहीं होना है, हमें पास होना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, या फिर हमें पुरस्कार लेना है हम किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर बाहरी कारकों से हम मोटिवेट है इसलिए पढ़ रहे हैं, या फिर किसी के दबाव में आके हम मोटिवेट हो रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं,
लेकिन मोटिवेट और सीखना तब सबसे बेस्ट होगा जब आप खुद अपनी संतुष्टि के लिए पढ़ रहे हैं। तो लक्ष्यों की पूर्ति करने की खुद की जब संतुष्टि आपके अंतर्गत आएगी, वो सीखने की भी प्रेरणा को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देगा। मानो एक लड़की है रीना, उसने आज ठान लिया कि आज मुझे यहाँ पे कमरा मैंने बंद कर लिया और जब तक मेरे 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के 10 क्वेश्चन में जब तक सॉल्व ओके तो यहाँ पे देखो, अगर बच्चा खेल गतिविधि से सीखेगा तो बहुत बेस्ट यहाँ पे है, और अगर सामग्री के साथ प्रयोग करके सीखेगा तो भी बहुत बेस्ट है। साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत करके सीखेगा तो भी बहुत अच्छे से सीखेगा। लेकिन बार बार बस एक ही चीज़ रटवा दो, एक ही चीज़ का रटाफिकेशन करा दो कि बस इसका अभ्यास कर लो बार बार एक ही चीज़ का, तो वो यहाँ पे सीखना नहीं हुआ। जैसे आप यहाँ पे कहो कि जो है 2 और 6 कितने होते हैं? 8 होते हैं। 2 और 6 कितने होते हैं? 8 होते हैं। 2 और 6 कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो बार बार एक ही चीज़ को रटवा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा की समसामयिक नीतियाँ, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूलों में शिक्षा किसके थ्रू होनी चाहिए? अनुकूलन, निष्क्रिय, प्रत्यक्ष या फिर खोज। देखो, अनुकूलन निष्क्रिय निगेटिव टैग वर्ड से, प्रत्यक्ष निर्देश भी निगेटिव, हाँ, खोजबीन और अन्वेषण। अगर आप बच्चों को यहाँ पे मानो जो है जल के बारे में पढ़ा रहे हैं, पानी के स्रोत, कुएं, तालाब, नदियाँ, तो आप स्कूल के आसपास जो कुएं, तालाब, नदियाँ है वहाँ पे बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाएंगे। देखो पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, किस तरह, ओके। तो इस तरह बच्चा बहुत अच्छे से यहाँ पे सीखेगा भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सामाजिक जो है रचनात्मक कक्षा में होने वाले आकलन के रूप में सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है, यानी कि निगेटिव यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समग्र हिस्सा होना चाहिए। आकलन कागज कलम परीक्षणों के माध्यम द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए। आकलन एक समय अवधि के दौरान होने वाले बच्चों के अधिगम में प्रगति के बारे में जानने के लिए किया जाना चाहिए। या फिर बात करें, आकलन विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग करते हुए विविध रूप से होना चाहिए। तो आकलन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो जब आप यहाँ पे बच्चों को शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं, आकलन करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि एक समग्र हिस्सा बिल्कुल होना चाहिए, अधिगम प्रक्रिया का एक समग्र हिस्सा होना चाहिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे नहीं सीखते, क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है, ऑब्वियसली बहुत बेस्ट है। आकलन कागज कलम परीक्षणों के माध्यम से के द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे ना क्या नहीं होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बस आप पढ़ा रहे हो तो ठीक है, बस जो है साल भर में जब बच्चों की आप परीक्षा लोगे ना, तभी बस यहाँ पे टेस्ट लेना, जब परीक्षा होगी तभी देखना बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है। उससे पहले तो बस आपको 1 साल की अपनी पूरी ड्यूटी पूरी करनी है कि हाँ मैंने इस वक्त तक और इतना बच्चे को सिखा दिया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बस यहीं पे 10 क्वेश्चंस थे हमारे। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट्स हैं, कोई इशूज़ हैं, सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। तो अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।